हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरा बचपन कहाँ है भाग 2। चलते हैं कहानी की ओर। और हर सफलता के बाद आने वाले पैसे के ब्रीफकेस का आकार बढ़ता गया। पैसा जितना ज़्यादा बढ़ता चाहत उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती। शायद इसी का नाम इंसानियत फितरत है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के बाद अमीषा और अतुल को बढ़त की अपनी कोशिशों में एक अवरोध सा महसूस हो रहा था। उन्हें लगने लगा कि गौतम को न्योता देने वाले लोगों से खर्चाखर्च भरा ड्रामा रूम कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कार्यक्रमों में तालियों की गूंज कुछ कम है और चेक पर भरी सा नई रकम में शून्य कम हो रहे हैं। दोनों परेशान थे कि यह उतार क्यों और कैसे आ रहा है और ऐसे क्या किया जाए कि गौतम ने जो मुकाम हासिल किया है वहाँ से वह कभी भी ना फिसले, अपने पहले पायदान पर सदा के लिए मजबूती से टिका रहे। मंजीत के दफ्तर में पहुंचकर अतुल और अमीषा ने अपने मन की बात साफ तौर पर बिना किसी लागल पेट के रखी। देखो मैडम जी, गौतम का ग्राफ नीचे जा रहा है। उसका कारण मैं आपको बता सकता हूँ। गौतम उम्र के जिस पड़ाव पर है वहाँ ना तो उसकी आवाज़ बच्चों जैसी है और ना ही बड़े जैसी। ऐसे में कुछ साल गुमनामी में रहना ज़रूरी है। आवाज़ में परिपक्वता आ जाए तो आप वापस यहाँ का रुख करें। नहीं मंजीत जी, यह माया नगरी है। यहाँ सुबह का शाम नहीं पहचानती। अगर यहाँ से एक बार दूर चले गए तो वापस के लिए इतनी ही मशक्क़त करनी पड़ेगी जितने शुरू में करनी पड़ती है। फिर कोई दूसरा शिव सरगम का ताज हमारी नाहों में पलके छिपाए नहीं बैठा होगा। हमें इस बारे में कुछ और ही सोचना पड़ेगा। डॉक्टर फिरोज मुंबई के जाने माने डॉक्टर थे। अमीषा ने कोशिश करके जल्दी ही उनसे मिलने का समय ले लिया। डॉक्टर फिरोज ने पूरी बात समझी और फिर कहा, तो आप अपने बेटे की आवाज़ को भारी और गहरी करवाना चाहते हैं ताकि उसकी आवाज़ थोड़ी मैच्योर लगे और वह ज़रूरत पड़ने पर बड़े कलाकारों का प्रश्न गायक कर सके। अमीषा ने औचित्य करना चाहा, मगर डॉक्टर फिरोज ने अमीषा की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया और अपनी नज़र फाइल पर गड़ाई रखी। इसके लिए उसे हार्मोन के इंजेक्शन व दवाइयाँ देनी होगी जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। कि आप इतनी बड़ा खतरा उठाने को तैयार हैं? जब आप जैसे डॉक्टर की देखरेख में सब कुछ हो रहा है तो फिर डर किस बात का? अतुल ने कुशल खिलाड़ियों की तरह जवाब दिया। डॉक्टर फिरोज तन्मय होकर फाइल के पन्ने पलट रहे थे कि उनकी नज़र एक जगह जाकर अविश्वास से अटक गई। गौतम दिल का मरीज है। उसके दिल में, हाँ डॉक्टर, हमें बड़ी चिंता है इस बात की। अमीषा ने बात बीच में काटते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आप उसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं? मेरे बजाय किसी हृदय चिकित्सक के पास होना चाहिए था। आपको एक बार गौतम पूरी तरह से वह मुकाम हासिल कर ले जिसके लिए वह जदोजहद कर रहा है। तो डॉक्टर फिरोज ने हुक्काकत से अमीषा को देखा और कहा, ठीक है, मगर मैं कैश हाथ में तभी लूँगा जब मुझे तसल्ली होगी। फिलहाल मेरा आदमी आकर आपके बेटे के खून का सैंपल ले आएगा। कुछ टेस्ट करने ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आपको कुछ राय दूंगा। 15 अगस्त की शाम ताज होटल में एक बहुत बड़ा संगीत का आयोजन है और उसमें गायकों की लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर तुम्हारा नाम है। अमीषा ने सहकते हुए कहा और एक कार्ड गौतम के सामने रख दिया। गौतम ने एक सरसनी नज़र कार्ड पर डाली और कहा, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा पाऊंगा मम्मी, मैंने वह सारा दिन कारगिल में गुजारने का फैसला किया है। कारगिल हीरो मेजर आर्य का आग्रह था, मैं ना नहीं कर सका। क्या कह रहा है गौतम, तू इतना बड़ा आयोजन छोड़कर तू वहाँ जाएगा? कोई तुलना है दोनों जगह की? कहाँ 5 सितारा होटल और कहाँ वह जंगल। यहाँ बड़े बड़े फिल्मी निर्माता, निर्देशक, संगीतकार होंगे। एक की भी नज़र में चढ़ गया तो जिंदगी बन जाएगी। और वहाँ मुफ्त का गाना बजाना। मम्मी, गौतम जोर से चीखा, मैंने उनको हाँ कर दिया है। अब मैं
मना नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी हाल में भी नहीं। तुमने किससे पूछकर वहाँ जाने की हामी भरी? अमीषा गुस्से से आपा खो रही थी। और आपने किससे पूछकर ताज होटल में हो रहे आयोजन की हामी भरी? गौतम ने सवाल का जवाब सवाल में दिया तो अमीषा स्तंभ रह गई। उसे गौतम से ऐसे जवाब की अपेक्षा न थी। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, मगर स्थिति की नाजुकता को समझते हुए उसने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। डॉक्टर फिरोज ने अमीषा को फ़ोन मिलाया। उनकी आवाज़ में अधीरता थी। क्या गौतम कारगिल से वापस आ गया? हाँ डॉक्टर साहब, अभी आराम कर रहा है। रात को ताज में उसका संगीत कार्यक्रम है। उसके न होने की वजह से पूरे कार्यक्रम की तारीख ही बदल दी गई। मैं अपना तकनीशियन भेज रहा हूँ। हमें एक बार और उसका ब्लड सैंपल चाहिए होगा। थोड़ी देर में डॉक्टर फिरोज का भेजा तकनीशियन घर पर हाजिर था। गौतम ने अधू खुली आंखों से अपना हाथ आगे कर दिया। तकनीशियन ने कलाई या बाजू के बजाय हथेली का एक नस में सुई गड़ाई और सैंपल लेकर चला गया। रात को लाख कोशिशों के बावजूद गौतम समय पर बिस्तर छोड़ नहीं पाया। कार्यक्रम समापन से कुछ समय पहले ही वहाँ पहुँचा, कुछ गाने गाए और फिर आकर गाड़ी में सो गया। जितने भी वहाँ रहा उसने समय बांध दिया था। अमीषा और अतुल डॉक्टर फिरोज के सामने बैठे थे। आपको बुलाने की एक खास वजह है। गौतम की तबीयत अत्यंत नाजुक है। आप लोग उसके दिल की स्थिति से तो परिचित ही हैं, मगर उससे भी ज़्यादा चिंताजनक है उसके खून की रिपोर्ट। आपको ताज्जुब होगा, शायद झटका भी लगे। उसके खून में कोकीन और दूसरी दवाइयों के अंश पाए गए हैं। गौतम ड्रग एडिक्टर है और थोड़े समय से नहीं, एक अरसे से वह इस आदत का शिकार है। उस जैसे होनहार बच्चा कब ऐसी संगत में पड़ गया कि ड्रग एडिक्टर हो गया? इसका जवाब आपको ही तलाशना है। आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि कब, आप कैसे आपने गौतम को ड्रग की तरफ ढकेला। कब आपने उसे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह ड्रग पर आश्रित हो जाए। हमने कांपते होठों से अमीषा ने कहा, हम उसके माता पिता हैं। हम तो उसे तरक्की और सफलता के 7वें आसमान पर देखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि उस जैसी सफल और पलती भावना दूसरा कोई ना हो। और आप कह रहे हैं कि हमने उसे ड्रग एडिक्टर बना दिया। यह सच है कि आप उसे देश का सबसे बड़ा गायक बनाना चाहते हैं, पर एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि दौलत और ग्लैमर की चमक आप पर हावी हो गई। आप लालची और स्वार्थी हो गए। नन्हे बच्चे गौतम के जरिए आप अपने ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारने का सामान जुटाने रहे हैं। आप न सिर्फ उसकी कमाई पर पलते रहें, बल्कि उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ भी करते रहें। उसकी आवाज़ की बुलंदी में आपने उसके बचपन को दफन कर दिया, छीन लिया। आपने उसके खेल कूदने के दिन, उसकी चंचलता, नटखटपन सब आपकी खुदगर्जी की भेंट चढ़ गए। अमीषा और अतुल भूत बने डॉक्टर फिरोज की बात सुन रहे थे। आप जैसे कई माँ बाप अपने बच्चों को रातों रात स्टार बनाने के लिए टीवी चैनलों पर इनाम जीतने के लिए बच्चे से उसके बचपन का बलिदान मांग लेते हैं। आप भूल जाते हैं कि बच्चे से काम करवाना कानूनी अपराध है। शौक, साधना और तपस्या को आपने व्यवसाय बना दिया। आप दोनों गुनहगार हैं। शर्म से दुम बनने वाली बात है कि उसके दिल का इलाज करवाने के बजाय आपकी यह कोशिश है कि किस तरह से उसकी आवाज़ बाजार में बिकाऊ बनी रहे। जाइए किसी और डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाइए। अगर आपकी गलत जगह गए हैं तो किसी अच्छे पुनर्वास केंद्र का रुख कीजिए। गौतम को उसमें भर्ती करवा कर उसे तंदुरुस्त करवाइए। नियमिति ने आपके लिए जो सज़ा तय की है उसे काटिए। अमीषा जब गौतम के कमरे में पहुंची तो पीड़े पले उसके चेहरे को देखकर उसे खुद से घृणा होने लगी। शायद बरसों बाद उसने गौतम का चेहरा ध्यान से देखा था। पास में मेज पर गौतम के बचपन की एक तस्वीर रखी थी। नन्हा सा, प्यारा सा, नटखट सा गौतम आज एक मशहूर गायक था, जिसके
सारे अरमान पहले उसके अपने ने छीन लिया थे और जो कुछ भी बचे थे वे ड्रेस की भेंट चढ़ चुके थे। अमीषा एकटक उसे निहारती रही, फिर अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा तो गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमीषा की आंखों से आंसू बह निकले। आंसुओं की 2 बूंदों ने जब गौतम के कपड़ों को स्पर्श किया तो गौतम की आंख खुल गई। आप रो रही हो मम्मी? मैं आज शाम को गा नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं बेटा, ये आंसू तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की सज़ा है। अब से तू कहीं नहीं गाएगा, सिर्फ अपने लिए गाएगा, हमारे लिए गाएगा, दोस्तों के लिए गाएगा। सच अम्मी, गौतम ने कहा और फिर नज़र दौड़ाते हुए बोला, आलिफ नज़र नहीं आ रहा। मेरी दवाइयाँ हैं उसके पास, तेरी दवाइयाँ आलिफ के पास नहीं, डॉक्टर के पास है। तुझे मैं अस्पताल में भर्ती करवाऊंगी, तेरे इलाज होगा ताकि तू आलिफ जैसे दरिंदों की दवाइयों पर आश्रित ना हो। तू तो जानता है ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। तुझे चोटी का गायक बनाते बनाते स्वाद की हर सीमा लांघ दी मैंने। वैसे ही तुझे वापस पहले जैसे गौतम बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तेरे ठीक होने के बाद हम यहाँ माया नगरी छोड़कर वापस अपने शहर चले जाएंगे, जहाँ हमारा एक छोटा सा घर है, तेरा स्कूल है, दोस्त हैं, टीचर हैं, मगर वहाँ दादी नहीं है। मम्मी, गौतम ने अमीषा का हाथ कसकर थाम लिया था। दादी की यादें तो है ना, यह अतुल था। मैं जानता हूँ कि तू एक बहादुर बच्चा है। जितनी तन्मयता से तू अपना इलाज करता था, जितनी शिद्दत से तूने संगीत की साधना की थी, उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन से तुझे यह जंग भी लड़नी है और मेरा दावा है तू जीत कर ही आएगा। गौतम ने हारना नहीं सीखा है। गौतम ने मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में सभी अस्पताल के रिसेप्शन में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई तरह की औपचारिकताओं के बाद गौतम को दाखिला किया गया। एक लंबे संघर्ष के लिए, एक लंबे समय के लिए वह अमीषा और अतुल की आंखों से दूर होने वाला था। अमीषा ने गौतम के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कभी हिम्मत ना हारना और ठीक होकर वापस आना बेटा। हम यहाँ रोज आएंगे और दूर से तुम्हें ठीक होते हुए देखेंगे। और एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। अमीषा एक पल के लिए ठहरी, फिर कहना जारी रखा, हम तुम्हारा खोया हुआ बचपन तो तुम्हें लौटा नहीं सकते, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलेंगे कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं। अगर हो सके तो हमें माफ़ कर देना। अमीषा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गौतम की आंखों की कोर से भी आंसू की 2 बूंदें बह निकली, जिसे बहने से पहले ही अमीषा ने पोंछ दिया। थोड़ी ही देर में 2 कर्मचारी और एक नर्स गौतम को लेकर अंदर चले गए। अमीषा और अतुल गौतम को तक देखते रहे जब तक वह उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।